कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध आयतीय परिपथ। ठीक है प्यारे साथियों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध के बारे में, शुद्ध प्रेरक सर्किट के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शुद्ध धारिता के बारे में। ठीक है, आ जाओ। तो शुद्ध धारिकीय परिपथ, आज का टॉपिक है शुद्ध धारित्रीय यानी कि कैपेसिटिव सर्किट, शुद्ध आयतीय परिपथ। ठीक है, चलिए। अब जैसे मैंने परिभाषा लिखाई थी, तो इसमें लिखो, यदि परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध संधारित्र हो, तो इसे शुद्ध धारिकीय कहेंगे। लिखो बेटा, यदि परिपथ में, कौन से परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ, यदि परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध संधारित्र हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाएगा, शुद्ध धारितीय परिपथ कहलाएगा, परिपथ कहलाता है। ठीक है बेटा, कहलाता है। अच्छा सर, ये दिखता कैसे है, बिल्कुल अभी दिखाते हैं बेटा। इसमें एक चीज याद रखो, इसमें धारा वोल्टता से क्या होती है, 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है। इसमें धारा वोल्टता से 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है। इस परिपथ में धारा बेटा क्या होती है, वोल्टता से 90 डिग्री क्या होती है बेटा, अग्रगामी होती है, आगे होती है, अग्रगामी होती है। अब कैसे होती है बेटा, उसका डेरिवेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब पहले बनाओ इसका परिपथ बेटा, इसका परिपथ बनाओ। ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है ना, सी। ठीक है, और यहाँ सप्लाई कौन सी लगाओगे, मैंने आपको अभी बताया है क्या होता है बेटा, वीएस बराबर क्या हो जाएगा, वीएम साइन ओमेगा टी। ये क्या होती है बेटा, मानक समीकरण होती है ना, यहाँ से आई आया। ठीक है, अब इस परिपथ में जब ये जाएगा तो बेटा हम क्या जानते हैं, वी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, ध्यान रखना। हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, हम ये जानते हैं कि इसमें जो धारा जाएगी ना बेटा, आई, वो क्या हो जाएगी, आई बराबर सी डीवी बाई डी, है ना बेटा, ये सभी जानते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, सी डीवी बाई डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, जल्दी से बताओ, आई बराबर सी डीवी बाई डी। नहीं सर। अब देखो, ये जो वी है ना बेटा, वी की जगह क्या लिखोगे, वीएम साइन ओमेगा टी। देखो बेटा, ये रहा मानक समीकरण। ठीक, चलो आराम से। तो देखो बेटा, यहाँ से आई बराबर सी को रखो सी, डी को रखो डी, डी को रखो डी, और बेटा यहाँ क्या लिखोगे, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब जो भी बेटा कांस्टेंट होता है ना, क्या सी मेरा चेंज होगा, नहीं। क्या वीएम चेंज होगा, नहीं। तो बेटा लिखो बाहर। ठीक है, अब देखो वापस से लिखो डी बाई डी टी। अब ये क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन किसका होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो इधर आओ बेटा, अब आपको मैंने एक डिफरेंशिएशन किया था बेटा, सबसे पहले इंटीग्रेशन किया था साइन का, तो क्या आया था, माइनस कॉस, है ना। इसमें बस क्या होगा, पॉजिटिव कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बेटा, ये होता है डिफरेंशिएशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर साइन का मेरे को डिफरेंशिएशन करोगे ना बेटा, तो क्या आ जाएगा, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी। अब देखो इंटीग्रेशन में आता था नीचे, इसमें ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, साथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बस इतना सा फर्क है। लिखो बेटा यहाँ पर आई बराबर सी वी एम, और बेटा यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ से, क्योंकि मुझे बराबर करने के लिए सब में बराबर मान चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो देखो यहाँ से एक चीज अपने को सीखनी पड़ेगी बेटा। देखो यहाँ से एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्या सीखोगे, कि अगर ये मेरा मूल बिंदु है ना, यहाँ पर मेरा एक्स एक्सेस होता है, तो बेटा ये क्या होता है, वाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अगर कॉस होता है, तो बेटा यहाँ पे आप साइन लेते हो ना, हाँ। तो बेटा ये कितना आगे होता है, इससे पाई बाई 2 आगे होगा कि नहीं। ठीक है, या फिर बेटा इसको मैं एक बार समझा देता हूँ पूरे से अच्छे से। आओ बेटा, यहाँ से मुझे एक चीज समझ में पड़ेगी। देखो बेटा, ये क्या है, ये एक मूल बिंदु है। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे फेज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एक्स एक्स है, तो बेटा ये कौन सा एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं। और ये वाई होगा, तो बेटा ये क्या होगा, माइनस वाई होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैंने एक्स के साथ क्या मान लिया, साइन, क्या मान लिया, साइन। ठीक है, अब देखो जब भी फेजर खींचते हैं ना बेटा, तो एंटी क्लॉकवाइज में खींचते हैं, जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, आप बस इतना ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर कोई भी एक्स समीकरण होती है ना, कोई भी एक वाई समीकरण, जेड समीकरण होगी ना बेटा, जेड, उसको लिखा जाता है एक्स। ठीक है, प्लस माइनस और फिर जे वाई। यानी कि बेटा क्या कहना चाहता है, इसके अंदर एक वास्तविक होगा और एक क्या होगा, काल्पनिक टर्म होगा। एक बार समझो बेटा, आराम से हो जाएगा। ये क्या है बेटा, वास्तविक, और ये क्या है बेटा, काल्पनिक। बोलो सही, ठीक है सर, काल्पनिक। अब देखना बेटा, जब इस z को अपन लिखते हैं ना बेटा एंगल में, तो ये फॉर्म कौन सी होती है मेरे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर। इतना पढ़ना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना। और बेटा जब इसको पोलर फॉर्म में लिखा जाता है ना, पोल की फॉर्म में, तो बेटा इसको कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो आप z एंगल थीटा। बोलो सही,
ठीक। जब इसको और सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इसको क्या लिखोगे, z बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, z z डैश बराबर, देखो z cos थीटा और प्लस क्या होता है बेटा, j sin थीटा, ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से मुझे समझ में आया ये क्या है मेरे पास, वास्तविक। एक बार समझ लो, उसके बाद मैं इसको याद करा दूंगा आपको, वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक। अब देखो बेटा, और जब भी अपन कोई भी फेज खींचते हैं ना बेटा, फेजर जब भी अपन खींचते हैं ना, तो कैसे खींचते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे खींचते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखो बेटा, बाकी मैं अभी याद करा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो अब देखो बेटा, ये x है, यहाँ पर क्या लिखोगे, वास्तविक, तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, cos थीटा। ठीक, तो बेटा देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ y आएगा, तो y को क्या लिखोगे, sin थीटा, इसलिए बेटा माइनस y की जगह क्या लिखते हो आप, sin थीटा। अब देखो बेटा, अगर ये प्लस में cos थीटा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा। ठीक है, और ये प्लस में sin थीटा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस में sin थीटा। बस इतना अगर आपको आ गया, तो आप सब फेजर खींचना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखना बेटा आराम से सबसे पहले आपके पास ज्ञात क्या है, आपके पास v बराबर vm sin थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या जाने, ये यहाँ पर क्या है, sin थीटा, बेटा आपके पास vm कहाँ है, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि v बराबर क्या होता है बेटा, आपके पास क्या है, आपके पास v बराबर क्या है, vm sin थीटा, ये sin ओमेगा t, ये देखो ये sin थीटा मतलब ओमेगा t, इसी के टर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास v। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से आपके पास i क्या आया, cos ओमेगा के टर्म में, तो i कहाँ आएगा बेटा, i आएगा यहाँ पर, आया कि नहीं, आप खुद बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में आई आगे है कि नहीं, तो बेटा इस अवस्था में आई क्या करता है, आगे है, और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो बेटा क्या कर रहा है, आई लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है या फिर आगे है, बस ये समझना है बेटा आपको। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, आई लीड कर रहा है, किसमें, कैपेसिटर में, बस ये समझना है। और इसी को बेटा आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, आई बराबर सी ओमेगा और ये वीएम, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन की टर्म में लिखोगे तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 लिख दो, पर मैं तो यहाँ से ही समझ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मतलब ये से पीछे। ठीक है, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आई बराबर, ये देखो एक्स सी क्या होता है बेटा, एक मिनट, ओमेगा एल, हाँ सी, तो देखो यहाँ से देखो ये वीएम है, और बेटा ये ओमेगा सी को मैं नीचे लिखूंगा ना, इस पूरे को नीचे भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, बिल्कुल, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। बेटा आपको ये कुछ नहीं याद करना, मैं कहूँ जो, ठीक है, ये 1 अपॉन ओमेगा सी एक्स सी होता है ना, एक्स सी बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो बस यही तो है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या लिखा आपने, आई बराबर वी एम, ये क्या है, 1 अपॉन एक्स सी, और यहाँ पर क्या है बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना, बस। तो बेटा इसकी जगह मैंने साइन 1 अपॉन ओमेगा सी, बेटा इसकी जगह क्या लिखा मैंने, एक्स सी, तो ये होता है वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और बेटा यहाँ से फिर से v बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, v बाई एक्स क्या हो जाएगा, फिर से आपका आई एम। तो बेटा यहाँ से आपकी वापस से आई की इक्वेशन आ गई, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और देखो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों साइन में आ गया। अब आपके लिए और आसान, देखो ये आपके लिए v भी यहाँ पे और i भी यहीं पे, है ना, आ गया। अब देखो बेटा अगर मैं सिर्फ इससे बनाना चाहूँ, तो बेटा यहाँ क्या आएगा आपका, ये क्या है, साइन था, ये क्या है आपका कॉस। ठीक है, इससे ही करना बेटा हमेशा, ये क्या है माइनस कॉस और ये क्या है साइन। ठीक है, अब मुझे बताओ v आपके लिए क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, तो देखो साइन कहाँ है, तो यानी कि ये है v आपका। ठीक है, और i क्या है बेटा, माइनस पाई बाई 2, और माइनस का मतलब पीछे होता है कि आगे, माइनस का मतलब, तो बेटा माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरफ, यानी कि ये आई, तो आई आगे है कि नहीं, आई आगे है बेटा। इसका मतलब क्या समझे कि आई मेरा क्या है, लीडिंग नेचर का है, आई क्या है मेरा, लीडिंग नेचर का है। ठीक है, इसको प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिखो, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, प्लस लिख दो, ठीक, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन है, धारा है कि नहीं है, है धारा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ क्या होता है, शुगर पॉजिटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, ये भी लिख देते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस किया है। तीसरे में ऐड शुगर 2, यहाँ पे क्या होता है बेटा, 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या होता है बेटा, कॉफी, यानी कि कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस किया। कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा ये याद रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखो बेटा, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, इसका मतलब धारा क्या है, आगे है, अतः शुद्ध धारिता में, या यहाँ लिखो बेटा, आपको फाइनली क्या क्या याद रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, शुद्ध, अतः शुद्ध धारिता में धारा कैसे नेचर की होती है बेटा, लीडिंग होती है। लीडिंग का मतलब क्या है, आगे होती है, किससे आगे होती है, लीडिंग होती है किससे, वोल्टता से, है ना। और आपको कोई पूछे बेटा कितनी होती है, वोल्टता से, होती है वोल्टता से, और कितनी होती है बेटा, यह मान, यह 90 डिग्री आगे होती है, होती है।
बस कितनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? समझ गए? बहुत अच्छे। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि ये चीजें हो गई, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें पूछता है शुद्ध धारिता की पावर खपत, तो शक्ति खपत। कौन सी शक्ति? वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति खपत। तो देखो बेटा, आपको पता है वास्तविक खपत क्या होती है? P, और P बराबर क्या होता है? V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, है ना? V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। मुझे बताओ शुद्ध धारिता के लिए V और I के बीच का कोण कितना है? 90 है कि नहीं? है कि नहीं? तो बेटा यहाँ रखो आप 90। P बराबर V इंटू आई, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 90। और आपको पता है कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो बस किसी भी संख्या को अगर 0 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, 0 वाट। तो बेटा ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि शुद्ध धारिता के लिए क्या होता है? वास्तविक खपत क्या होती है? 0। वास्तविक खपत भी क्या होती है? शून्य होती है। कैसे? शुद्ध प्रेरक की तरह शून्य होती है। यानी कि मेरे पास आभासी खपत किसके बराबर हो जाएगी? एपरेंट पावर के या प्रतिक्रिया शक्ति के। तो बेटा इसके लिए पहला तो ये हो गया। अब लिखेंगे प्रतिक्रिया शक्ति। दूसरा लिखो बेटा प्रतिक्रिया शक्ति। प्रतिक्रिया शक्ति, है ना? किससे दिखाओगे? क्यू से। तो यहां लिखो बेटा शुद्ध धारिता के लिए Q बराबर क्या होता है? V इंटू आई साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है? आप सभी जानते हैं थीटा का मान कितना है? 90, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 0। साइन 90 का मान कितना होता है? 0। तो बेटा Q बराबर क्या होता है? V इंटू आई। यानी क्या कहना चाहते हैं सर? यानी ये है बेटा कि सारी जो पावर है वो मेरी क्या है? पूरी की पूरी मेरी एपरेंट पावर किस में होती है? प्रतिघाती शक्ति ही होती है। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरे आभासी शक्ति जो होती है ना बेटा, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्या होती है? आभासी शक्ति होती है बेटा क्या? S, और ये किसके बराबर है? P प्लस J इंटू क्यू। अब P का मान तो क्या है? 0। P का मान क्या है? 0। अभी निकाला था आपने, है ना? इसलिए पूरी के पूरी आभासी खपत जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आभासी खपत यानी आभासी शक्ति मेरी S बराबर क्या हो जाएगी? Q। आभासी शक्ति किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिक्रिया शक्ति के। शक्ति के, ठीक है बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक? ठीक है, बहुत सही। अब बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? अब आप सभी को पता है संधारित्र का प्रयोग कहाँ होता है? पावर फैक्टर सुधार में। तो अब पढ़ेंगे बेटा अपन शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर क्या होता है। आइए बेटा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, चलिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे बेटा, एकदम टू द पॉइंट, है ना? अच्छा, सबसे पहले पूछा जाता है बेटा पावर फैक्टर को दर्शाते कैसे हैं? ठीक है, ये क्या है बेटा? तो यह एक क्या है बेटा? अनुपात है। यह क्या है बेटा? एक अनुपात है। क्या है बेटा? यह एक अनुपात है जो किस में होता है? क्या डीसी में लागू होता है? बिल्कुल। क्या एसी में होता है? बिल्कुल। लेकिन ये मूलतः किस में होता है? डीसी के लिए लागू होता है। यह एक अनुपात है जो किस में होता है बेटा? प्रत्यावर्ती में होता है, यानी कि एसी में होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रणाली में होता है। प्रणाली में होता है ना? क्या डीसी में होता है? नहीं, क्योंकि डीसी में cos थीटा v और i एक ही जगह होता है, तो इसमें होता ही नहीं है ना? आ जाओ। इसके अलावा बेटा क्या याद करोगे? इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? तो इसे cos थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। अब वास्तव में क्या होता है बेटा उसकी बात करते हैं कि ये होता क्या है। वास्तव में कुछ नहीं होता बेटा। क्या होता है? वास्तविक शक्ति का आभासी शक्ति से अनुपात होता है। वास्तव में यह ऐसे लिखो बेटा, यह धारा तथा वोल्टेज के मध्य का क्या होता है बेटा? cos थीटा यानी कि कोज्या होता है। कोज्या कोण होता है। कौन होता है? एक एग्जांपल दो। बिल्कुल बेटा। अच्छा एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, मान लीजिए ये V है और ये है बेटा I। तो इन V और I के मध्य का जो ये cos थीटा है ना बेटा, वही क्या है? वही आपका पावर फैक्टर है। ठीक है बेटा, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसकी अन्य परिभाषा क्या है? इसकी अन्य परिभाषा क्या है? इसकी अन्य परिभाषा क्या होती है बेटा? यह प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक तथा आभासी शक्ति का अनुपात है। आभासी शक्ति का
अनुपात होता है, वास्तविक तथा आभासी शक्ति का अनुपात होता है। अभी बताते हैं बेटा, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देंगे, डोंट वरी, ठीक है। वास्तविक तथा आभासी शक्ति का अनुपात होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं लिखूं इसका सूत्र, तो बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर वास्तविक शक्ति शक्ति बटे में क्या? आभासी शक्ति बटे आभासी शक्ति, है ना। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बटे S, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। अब बेटा ये RMS है, क्यों? क्योंकि ये AC मान है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, अतः इसे क्या कह सकते हैं? अतः cos थीटा बराबर क्या हो सकता है? देखो बेटा, VRMS IRMS, RMS क्यों? क्योंकि AC में RMS ही होता है, इनटू cos थीटा। देखो आराम से देखना है ना। और बेटा आभासी शक्ति क्या होती है? VRMS इनटू IRMS, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जब RMS से RMS कट जाएगा तो cos थीटा दिख गया अपना, है ना। तो बस यही बेटा इसका अनुपात होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा बोला जाता है कि पावर फैक्टर और कुछ नहीं है, आपका क्या है? cos थीटा ही है। और ये थीटा किसके मध्य का कोण है? V और I के मध्य का कोण होता है, ठीक है। समझ गए? PF यानी कि पावर फैक्टर, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा है कि प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा का अनुपात भी क्या होता है? शक्ति गुणांक। और क्या होता है बेटा इसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा अतिरिक्त प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या बेटा? R, तथा प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है? Z का अनुपात भी क्या कहलाता है आपका? अनुपात भी क्या कहलाता है? अनुपात भी शक्ति गुणांक कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपका एक और फॉर्मूला हो गया cos थीटा बराबर R बटे में Z, ठीक है बेटा, R बटे में Z। बोलो समझ में आया क्या? जहां R क्या है? प्रतिरोध, और Z क्या है बेटा? प्रतिबाधा, ठीक है, समझ गए। R क्या है? प्रतिरोध, और Z क्या है आपका? प्रतिबाधा। अब बेटा यहाँ से एक चीज आपने को समझ में आई है कि यहाँ से बेटा दो ट्राइंगल आप ध्यान रखना, दो त्रिभुज ध्यान रखना, एक पावर ट्राइंगल और एक प्रतिरोध ट्राइंगल, जो आपके न्यूमेरिकल हल करने में आसानी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ से दो त्रिभुज देखो, शक्ति त्रिभुज, शक्ति त्रिभुज, तो बेटा इसे कहते हैं पावर ट्राइंगल, नहीं शक्ति त्रिभुज, या फिर आप कह सकते हैं शक्ति गुणांक त्रिभुज, शक्ति गुणांक त्रिभुज, ठीक है। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। शक्ति गुणांक त्रिभुज तो बेटा दो होते हैं, एक तो होता है प्रतिबाधा त्रिभुज यानी कि प्रतिरोध त्रिभुज, और एक क्या होता है बेटा? शक्ति त्रिभुज यानी कि पावर ट्राइंगल। शक्ति त्रिभुज कुछ भी नहीं है, अभी बताता हूँ बेटा, आराम से 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये पूछेगा कौन सा त्रिभुज, तो इसको बोलोगे ये कौन सा त्रिभुज होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है? तो यहाँ पर भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है, जिसका एक त्रिभुज क्या हो? 90 डिग्री। और बेटा समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? तो बेटा ध्यान रखना, इस पे कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? अभी बता देते हैं। ये प्रमेय क्या होती है? तो बेटा ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर ये क्या होती है? अभी बता देते हैं, ठीक है। मान लिया ये मेरा क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार, और ये क्या हो गया बेटा? कर्ण। जिससे 90 डिग्री बनता है वो क्या कहलाता है? लंब। जिससे ये नीचे का कोण बनता है वो क्या कहलाएगा? आधार। और ये बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और कर्ण और आधार के मध्य का थीटा ही होता है ना बेटा, यही होता है cos थीटा, यही होता है cos थीटा। इस cos थीटा को कैसे निकालेंगे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है लाल कक्का, है ना, लाल कक्का, है ना। तो बेटा यहाँ से देखो आधार और कर्ण, इससे बनेगा आधार और कर्ण से क्या मिलेगा बेटा? cos थीटा मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो अब दो त्रिभुज के लिए मैं फटाफट देख लेता हूँ। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाओ, ठीक है। ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक। ये मेरा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इसी तरह एक पावर ट्राइंगल में भी बनाओ, है ना। ये 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा है cos थीटा, ये आधार और ये कर्ण। देखो बेटा आराम से समझना है ना। मुझे बताओ x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? देखो प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं बेटा? z बराबर r प्लस x लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखते हैं बेटा। ये क्या होता है? ये कर्ण को दर्शाता है ना। और ये क्या होती है? वास्तविक खपत। और ये क्या होती है बेटा? काल्पनिक खपत, है ना। और काल्पनिक खपत हमेशा कहाँ होती है? कहाँ होती है? y एक्स पे। और वास्तविक कहाँ होती है? x पे। और ये कहाँ होती है बेटा? कर्ण पे, ठीक है। तो बस इसमें यहाँ क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। और अगर z दे रखा है तो यहाँ वास्तविक खपत r है, अगर x पूछी है तो इस फॉर्मूले में लगा देना, लंब बराबर इसको उधर बेस के माइनस कर देना, ठीक है। तो आपके पास x आ जाएगा। ये दोनों दे रखा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? उसी तरह देखो प्रतिरोध कौन सी खपत देगा? तो यहाँ पर क्या आएगी? वास्तविक खपत, ठीक है।
प्रतिबाधा कौन सी कपत देगा? तो बेटा आभास ये प्रतिघाती शक्ति, प्रतिक्रिया कह लो या प्रतिघाती कह लो, प्रतिघाती शक्ति है ना। और बेटा ये क्या देगा? प्रतिघाती शक्ति, शक्ति। और ये क्या हो जाएगा इस तरफ से? ये हो जाएगी आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। ठीक है, समझ गए सारी चीज। ये Z क्या होता है? प्रतिबाधा। R क्या होता है? प्रतिरोध। और ये क्या होता है? प्रतिक्रिया, है ना। ठीक है, प्रेरक, हाँ, प्रतिघात। ये लो बेटा, तो कोई भी अगर दो मान दिया हुआ हो तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। तो बेटा इसलिए आपको ये पावर ट्रायंगल कराया, ताकि कोई भी दिए हुए हैं दो मान तो आप इसमें भी रख के मान निकाल सकते हो। ये दोनों दिए हुए हैं तो ये निकाल लो, ये दोनों दिए हुए हैं तो ये निकाल लो। समझ गए? तो बेटा ये है शक्ति गुणांक, है ना। शक्ति गुणांक क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना शक्ति गुणांक, अब देखो शक्ति गुणांक की आवश्यकता क्यों है? तो मान लो अगर शक्ति गुणांक कम है तो बेटा वो उतना ही ज्यादा धारा खींच रहा होगा। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर में शक्ति गुणांक है तो लोडिंग बढ़ जाएगी, अगर पावर फैक्टर में शक्ति गुणांक है तो वहां की लोडिंग बढ़ जाएगी, अगर किसी भी चीज में शक्ति गुणांक खराब है तो बेटा खराब होगा। ठीक है, और शक्ति गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, लिखो यहां पे ये भी लिख दो, शक्ति गुणांक का मान सदैव, शक्ति गुणांक, इसमें बेटा क्या क्या याद रखना है? शक्ति गुणांक क्या करता है बेटा? इसका मान सदैव क्या होना चाहिए बेटा? 0 से 1 के मध्य, 1 के मध्य, है ना, होना चाहिए। और क्या रखना बेटा? डीसी परिपथ, डीसी, डीसी तथा प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कैसा होता है ना। हाँ, और ध्यान रखो बेटा, परिपथ में, कौन से परिपथ में? प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में जितना शक्ति गुणांक, गुणांक 1 के यानी कि इकाई के पास होता है, इकाई के पास होता है, उतना अच्छा है, उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है, ताकि ट्रांसमिशन, ताकि ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, लाइन और क्या कनेक्शन, सिस्टम कनेक्शन, सिस्टम कनेक्शंस में क्या नहीं हो? ओवरलोडिंग ना हो, इस सिस्टम कनेक्शन में ओवरलोडिंग नहीं रहे, ओवरलोडिंग ना हो। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, ताकि ट्रांसफार्मर और इन सब में क्या हो? ओवरलोडिंग नहीं हो। ठीक है बेटा, हाँ, और जितना मान 1 के नजदीक होगा उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखो बेटा, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध तो मैंने लिखा दिया इकाई होता है, और शुद्ध प्रेरक का बेटा शक्ति गुणांक कैसा होता है? शक्ति गुणांक बेटा क्या होता है? शून्य, शून्य क्या होता है बेटा? लैगिंग, शून्य लैगिंग होता है, लैगिंग होता है। उसी प्रकार ये भी ध्यान रखना कि शुद्ध संधारित्र, शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक कैसा होता है? शक्ति गुणांक कैसा होता है? शून्य लीडिंग, शून्य लीडिंग होता है। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है शक्ति गुणांक के बारे में, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं शक्ति गुणांक के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इकाई, लीडिंग, लैगिंग, उन सारी चीजों की, ताकि हम आगे जाके जब अनुनाद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सुविधा हो। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो, चलिए शक्ति गुणांक के प्रकार, शक्ति गुणांक के प्रकार, शक्ति गुणांक के क्या क्या प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। तो बेटा शक्ति गुणांक के मूलतः कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इसके इसके मूलतः कितने होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? आइए जानते हैं। पहला होता है इकाई शक्ति गुणांक। पहला कौन सा होता है बेटा? पहला कौन सा होता है? इकाई शक्ति गुणांक। ठीक है, अब आप कहेंगे इकाई शक्ति गुणांक क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, इकाई शक्ति गुणांक क्या होगा? जब परिपथ में एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी। इसमें क्या होता है बेटा? एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी होता है ना। इस परिपथ में जब आपका प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाए तो बेटा इकाई शक्ति गुणांक होता है। जब जब प्रेरकीय प्रतिघात, जब प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाए, संधारित्र प्रतिघात के बराबर हो जाए, प्रतिघात के बराबर हो जाए तो परिपथ कैसा होता है? तो परिपथ कैसा हो जाएगा बेटा? इकाई शक्ति गुणांक वाला, इकाई शक्ति गुणांक वाला होता है,
होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्या होता है बेटा, अग्रगामी शक्ति गुणांक। दूसरा क्या होता है, अग्रगामी शक्ति गुणांक। सर ये क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं। अग्रगामी शक्ति गुणांक। अब आप खुद सोचो अग्रगामी शक्ति गुणांक क्या हो सकता है, जल्दी से सोचो। अग्रगामी कौन, कैपेसिटर है ना। तो बस इसमें क्या होगा, एक्सी ज्यादा होगा एक्सएल से। इसमें क्या होता है बेटा, एक्सी ज्यादा होगा किससे, एक्सएल से। क्या होता है बेटा, एक्सी ज्यादा होता है एक्सएल से। इसका मतलब क्या है, ये संधारित्र प्रतिघात ज्यादा है प्रेरकीय प्रतिघात से। ठीक है, और तीसरा मेरा क्या होता है, और आपको पता है अनुनाद इस कंडीशन में आता है ना, जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। ठीक है, चलो अब तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, पश्चगामी, पश्चगामी शक्ति गुणांक। अब बताओ पश्चगामी कौन रहता है, आपको पता है शुद्ध इंडक्टर, और इंडक्टर होगा यानी कि एक्सएल ज्यादा होगा, बस यही तो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपका एक्सी कम होगा किससे, एक्सएल से। ठीक है, बस इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, आसान है। ठीक है, बहुत से, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है आपको। अब देखो यहाँ से दो चीजें ध्यान रखनी है। आपका एक्सी क्या है, तो बेटा क्या है, धारितीय प्रतिघात। क्या है, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, हाँ इसकी इकाई ओम होती है, आप सभी को पता है। एक होता है बेटा एक्सएल, और ये क्या है बेटा, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात है ना, इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा हम सर इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो निम्न अगर शक्ति गुणांक होगा ना तो उसके कुछ प्रभाव होंगे। आज तो जानते हैं निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। ठीक है, और फिर उसको इंप्रूव करने के तरीके देखेंगे तो चैप्टर पूरा होगा, है ना। तो निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव, अगला क्या है बेटा, निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। चलिए दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। आ जाओ, निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। ठीक है, निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव कौन कौन से है, आ जाओ। जैसा लिखा रहा हूं बेटा, पॉइंट वाइज लिखो, आपको एक नंबर श्योर मिलेगा हर परीक्षाओं में, क्योंकि अब बदल रहा है पैटर्न। अब ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर लो फैक्टर के प्रभाव क्या क्या है ना, तो बेटा सिर्फ ये पॉइंट याद करो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आओ तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, अगर शक्ति गुणांक कम होगा। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपका शक्ति गुणांक कम होगा तो क्या होगा बेटा, धारा बहेगी, धारा बढ़ जाएगी। अगर शक्ति गुणांक कम होगा तो विद्युत धारा बढ़ेगी, ताम्र ह्रास बढ़ जाएगा और दक्षता कम हो जाएगी। बस अगर शक्ति गुणांक कम होगा तो विद्युत धारा क्या बढ़ेगी। अब जब विद्युत धारा बढ़ेगी तो V बराबर आई स्क्वायर आर, ताम्र लॉसेस बढ़ेंगे तो ताम्र हाश मतलब आई स्क्वायर आर। कौन से, आई स्क्वायर आर। हानियां क्या होगी बेटा, हानियां क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब जब भी हानियां बढ़ेगी तो दक्षता तो कम होनी तय है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए दक्षता क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो ये इतना घाटा है अपना कि अगर जैसे ही शक्ति गुणांक कम हुआ तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, और विद्युत धारा बढ़ी तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे। देखो आई स्क्वायर है ना, तो दक्षता कम हो जाएगी। तो ये पहला घाटा था। ठीक है, और दूसरा पावर फैक्टर कम होगा तो वोल्टता विनिमय बढ़ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। देखो बेटा यदि आपका शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर क्या हुआ बेटा, कम होगा तो वोल्टता विनिमय यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। गुणांक कम होगा तो वोल्टता रेगुलेशन। क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ हानियां बढ़ रही है यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो वोल्टा रेगुलेशन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो वोल्टता विनिमय, तो वोल्टता विनियमन यानी कि रेगुलेशन, वोल्टा रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वोल्टा रेगुलेशन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और वोल्टा रेगुलेशन बढ़ना अच्छी बात नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो कि परिपथ के लिए सही नहीं है। परिपथ के लिए क्या नहीं है बेटा, सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। और तीसरा, अगर वोल्टा रेगुलेशन क्या हो जाएगा, अगर पावर फैक्टर कम होगा तो परिपथ खर्च बढ़ेगा और मोटा तार लगाना पड़ेगा। देखो अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो धारा बढ़ेगी, और धारा ज्यादा होगी तो उसके लिए मोटा तार लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो परिपथ का खर्चा बढ़ जाएगा। यदि शक्ति गुणांक कम होगा तो क्या होगा, धारा बढ़ेगी, और धारा ज्यादा बढ़ेगी तो मोटा तार यूज होगा। धारा बढ़ेगी तो मोटा तार यूज करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, मोटा तार प्रयोग होगा। और मोटा तार क्या फ्री में आएगा, पैसे लगेंगे बेटा। मोटा तार बढ़ेगा, मोटा तार लगेगा, और मोटा तार लगने से क्या होगा, लगेगा, जिससे खर्चा बढ़ जाएगा। जिससे खर्चा क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। और शक्ति गुणांक कम होने से ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनें क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। शक्ति गुणांक बढ़ने से, इसके अलावा आपके शक्ति गुणांक के कारण क्या हो जाएगा, कम शक्ति गुणांक से ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोडिंग हो जाएगी। शक्ति गुणांक कम होने से क्या होगा बेटा, आपकी ट्रांसमिशन लाइन तथा क्या ट्रांसफार्मर बेटा क्या हो जाता है, ओवरलोड। ये बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड हो
जाता है। तो बेटा ये वो वाले पॉइंट है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो धारा बढ़ेगी, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएगा, दक्षता कम हो जाएगी। अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो वोल्टेज रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉप बढ़ गया है ना। अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो धारा बहेगी, उसको बहाने के लिए मोटा तार चाहिएगा। अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो बेटा ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर क्या हो जाएंगे बेटा, ओवरलोड। ये सारे बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आखिर कम हो गया तो इसके बढ़ाने के भी तो तरीके होंगे। तो बेटा अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ाने के तरीके। तो देखो शक्ति गुणांक बढ़ाने के तरीके बेहद महत्वपूर्ण है। तो बेटा इसके लिए लिखो शक्ति गुणांक बढ़ाने के क्या पूछा है बेटा, तरीके कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। शक्ति गुणांक बढ़ाने के तरीके, तो बेटा सबसे पहला क्या है, लोड के समानांतर संधारित्र लगा देना। तो पहला क्या है, लोड के समानांतर किसका संयोजन, संधारित्र का संयोजन किसके, लोड के समानांतर है ना, संयोजन करना। आ जाओ बेटा कैसे, अभी बताता हूं बेटा। लोड के समानांतर संयोजित करना, इससे क्या होगा बेटा, लोड क्या मांग रहा होगा, लैगिंग, और ये क्या करेगा, लीडिंग इफेक्ट, और दोनों एक दूसरे को निष्कृत करके परिपथ का पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा। बस तो देखो क्या हो जाएगा, मान लो ये मेरी क्या है, ये क्या है मेरा लैगिंग लोड, और बेटा यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। तो देखो इसको क्या चाहिए, इसको कौन सी चाहिए, देखो इसको चाहिए प्रतिघाती शक्ति है ना, इसको चाहिए है ना लैगिंग, और बेटा इसको देगा कौन, ये संधारित्र, और ये क्या करेगा, प्रतिघाती शक्ति को दे देगा। अब देखो बेटा दे देगा तो आगे अपने को क्या मिलेगी, नेट क्या मिलेगी, आपको वास्तविक शक्ति मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, इधर आओ बेटा, इसका मतलब क्या है, लोड यदि प्रतिघाती शक्ति लेगा शक्ति, और प्रतिघाती शक्ति कौन सी, प्रतिघाती लैगिंग लेगा, लैगिंग शक्ति, प्रतिघाती शक्ति लेगा, तो संधारित्र इस डिमांड को पूरी कर देगा, इस आवश्यकता को पूरा कर देगा, है ना, पूरा कर देगा। और क्या होगा, परिपथ का पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, परिपथ का शक्ति गुणांक बढ़ जाएगा। शक्ति गुणांक क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके समानांतर में लगा दिया, इसको चाहिए इसने दे दिया, खत्म बात है ना। हाँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लो मेरा लोड है ना, और इसके समानांतर में यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है ना, इसको रिएक्टिव पावर चाहिए और इसने दे दी, है ना, बस यही तो है, आसान। तो लोड के समानांतर क्या करें, संधारित्र का संयोजन करके हम क्या कर सकते हैं, हम पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए। और दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट है, संचरण लाइन में क्या, कंडेंसर यूज करके, है ना। तो दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, संचरण लाइन में कंडेंसर को यूज करके। दूसरा मेथड क्या है, संचरण लाइन में क्या यूज करके बेटा, कंडेंसर यूज करके, कंडेंसर प्रयोग द्वारा। अब देखो बेटा, प्रयोग द्वारा, अब आप कहोगे सर ये आप संधारित्र पढ़ा रहे हो, कंडेंसर कहां से आया, बिल्कुल बताता हूं बेटा, ये कंडेंसर और कुछ नहीं है बेटा, यह कंडेंसर बेटा क्या है, सिंक्रोनस मोटर। अरे वेरी गुड, जो बेटा अभी हम पढ़ेंगे है ना, सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है बेटा, इस सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाया जाता है पता है आपको, नो लोड पे ओवर एक्साइटेड। इसको कैसे चलाया जाता है, लोडहीन अवस्था में, लोडहीन बेटा यूं क्यों याद करो, लोडहीन यानी कि नो लोड या कम लोड पर कौन से, अति उत्तेजित है ना, यानी कि ओवर एक्साइटेड मोड पर चलाकर, ये सब समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी, मोड पर चलाकर क्या किया जा सकता है, पारेषण लाइन का पावर फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। पारेषण का मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन का क्या किया जाता है बेटा, शक्ति गुणांक बढ़ाया जा सकता है, का शक्ति गुणांक बढ़ाया जा सकता है। तो बेटा अक्सर क्वेश्चन आता है कि बताओ तो कि पारेषण लाइन का पावर फैक्टर कैसे बढ़ाओगे, तो आपके पास आंसर है लोडहीन या फिर नो लोड अवस्था में, किसको, सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड मोड पर चलाकर, या फिर आप कह सकते हो किसी भी लोड के समानांतर कैपेसिटर लगाकर, खत्म बात। अब देखो बेटा, जब ये सिंक्रोनस मोटर लोड के समानांतर लगेगी ना, तो इसकी रेटिंग ध्यान रखना, इस अवस्था में इसकी इकाई क्या होती है बेटा, केवीएआर में होती है। क्या होती है बेटा, केवीएआर में होती है, यानी कि किलोवाट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, किलोवाट वोल्ट एम्पियर क्या, रिएक्टिव, क्या होती है बेटा, रिएक्टिव। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। और बेटा जब इस अवस्था में चलती है ना समानांतर, तो इसमें सिंपल सा होती है, इसकी इकाई क्या होती है बेटा, कैपेसिटर की इस अवस्था में इकाई होती है फैराड। क्या होती है, फैराड होती है। ये लो बेटा, आपके पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के दोनों मेथड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है। अब बेटा पावर की कुछ शब्दावली होती है, वो अपन पढ़ लेते हैं, है ना, चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा पावर की शब्दावली, ये इंप्रूव करने के दोनों मेथड पढ़ लिए, ओहो आगे पेपर नहीं है क्या, चलिए कोई बात नहीं। पावर फैक्टर शब्दावली है ना, कौन कौन सी शब्दावली यूज की जाती है, आओ, है ना, पावर फैक्टर या फिर पावर शब्दावली लिखो बेटा, पावर शब्दावली। ठीक है, चलिए
आराम से पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। तो बेटा मेनली कौन कौन सी पावर होती है? 3 तरह की, एक होती है एक्टिव, एक होती है एपरेंट और एक होती है रिएक्टिव पावर। बस देखो बेटा, पहली कौन सी होती है? एक्टिव पावर। पहली कौन सी होती है? एक्टिव पावर, है ना? अभी बताता हूँ बेटा, एक्टिव पावर, है ना, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। दूसरी क्या होती है बेटा? एपरेंट पावर। ओहो, एपरेंट के पहले रिएक्टिव पावर, है ना, जो होती है लेकिन आभास नहीं होती, रिएक्टिव पावर। अभी बताते हैं बेटा, इसका मात्रक पूछा जाता है, अभी कर देंगे क्लियर। और तीसरा होता है बेटा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। आजकल क्या इंग्लिश में नाम भी देने लगे बेटा, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है, एपरेंट पावर। ठीक, समझ गए? बहुत सही बेटा। एक्टिव का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सक्रिय शक्ति। क्या नाम है? सक्रिय शक्ति। और बेटा इसको दूसरी तरह और क्या कहते हैं? वाटफुल शक्ति। क्या कहते हैं बेटा? वाटफुल शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना बेटा। ये अन्य नाम है, ध्यान में रखो क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसका एक पूछा जाता है, इसकी इकाई। तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है बेटा के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का मतलब क्या है? किलो वाट। लिखो बेटा, किलो वाट, है ना? आसान है ना? बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक होती है बेटा रिएक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति, है ना? और बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं वाटफुल। तो इसे क्या बोलोगे? वाटलेस। अरे वाह, बड़े इंटेलिजेंट हो। वाटलेस शक्ति, यानी कि वाट है नहीं इसमें, वाटलेस शक्ति। ठीक है बेटा। अब इसकी पूछा जाता है इकाई क्या है, तो अभी लिखते हैं बेटा, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या होता है बेटा? इसकी इकाई हो जाएगी kVAR। बहुत सही, यानी कि किलो वाट एम्पियर रिएक्टिव। और बेटा एक क्या होती है? एपरेंट पावर। इसे ही कहते हैं कुल पावर, कुल पावर। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक जग है ना? ये जग है। अब इस जग में क्या है बेटा? ये पानी है ना? पानी। तो मूल रूप से तो इस पानी को ही आप पियोगे, है ना? पानी को। लेकिन इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हवा भी तो है, हवा भी तो है बेटा। ये जो हवा है ना, ये वाली शक्ति कौन सी है? ये है kVAR, यानी कि रिएक्टिव पावर। और जो वास्तव में आप पियोगे वो क्या है? पानी, वो है किलोवाट, यानी कि सक्रिय शक्ति। और बेटा पूरा जो पात्र है उसमें कुल मिला के क्या है? आपका एपरेंट पावर। क्या है? एपरेंट पावर, यानी कि आभासी शक्ति। आपको लगता तो है, लेकिन है क्या है? आभासी शक्ति, है ना? और बेटा इसकी रेटिंग क्या होती है? इसकी रेटिंग होती है, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है बेटा? इसकी इकाई होती है kVA। क्या होती है बेटा? kVA, है ना? इसलिए बेटा मैंने पानी के एग्जांपल से आपको समझाया, ये पानी क्या है? वास्तविक शक्ति है, तो किलोवाट। और ये क्या है बेटा? आभास है, हवा। और बेटा पूरा क्या है? आपकी आभासी शक्ति। इस तरह बेटा मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। और अंत में एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए बेटा, आभासी शक्ति का फॉर्मूला जो आप सभी जानते हैं, देखो ये इन्हीं से बना है। तो यहाँ से बेटा एक फॉर्मूला ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? कि आपका आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, है ना बेटा, इसका वर्ग होता है ना, वो किसके बराबर होता है? वो वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, है ना, के वर्ग प्लस प्रतिघाती शक्ति के वर्ग के बराबर होता है। प्रतिघाती शक्ति के वर्ग के बराबर होता है। और ये किस नियम से मैं कह सकता हूं? तो बेटा ये किससे कह सकता हूं? पावर ट्रायंगल के नियम से, जो मैं अभी पढ़ा चुका हूं। पावर त्रिभुज के नियम द्वारा, के नियम द्वारा ये बता सकता हूं। ठीक है। और ये क्या है? ये है मेरा त्रिभुज, ठीक है। और ये मेरा एंगल थीटा, और ये क्या है? मेरा 90 डिग्री। तो ये क्या है? वास्तविक शक्ति, ठीक है, वास्तविक शक्ति जिसे कहते हैं किलोवाट। बेटा ये क्या है? प्रतिघाती शक्ति, शक्ति बेटा इसे ही क्या कहते हैं? kVAR। और बेटा ये क्या है? आभासी शक्ति, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? kVA। बेटा ये तो क्या था? AC के लिए। और यहाँ से आपका cos थीटा निकलता है, क्या हो जाएगा? वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति, देखो ये रही वास्तविक शक्ति बटे में आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। बेटा कोई आपको डीसी के लिए पावर पूछे ना, तो बेटा उसके लिए छोटा सा ध्यान रखो। डीसी के लिए सिंपल ऐसे देखो, यहाँ पे आपको ये तो पता है P बराबर VI। बस डीसी में क्या होता है? डीसी में क्या होता है? पावर फैक्टर नहीं होता है ना। डीसी में पावर फैक्टर होता है क्या? नहीं होता। तो बेटा सिंपल V इंटू आई। बेटा इसके लिए और क्या फॉर्मूला हो सकता है? I स्क्वायर R। बेटा और क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर ये होता है V स्क्वायर बटे में R। बेटा ये भी फॉर्मूले होते हैं डीसी के लिए, ठीक है। डीसी के लिए इतना सा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं आगे वाले नियम से। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R। अगले हम सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? RL लोड के बारे में, फिर RLC के और अनुनाद के बारे में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।